नमस्कार, मैं अमित कुमार आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में जनन किसे कहते हैं तथा कोशिका, एक कोशिकीय जीव जो है आपका अमर होता है इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब उसी चीज़ को हम लोग पहले शब्द में जानेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमें, या हम इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव अमर क्यों कहलाते हैं। एक कोशिकीय जो जीव हैं वो अमर क्यों कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है वो अमर क्यों कहलाते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव में द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव में द्विविभाजन यानी कि दो भागों में बंटना, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन होता है। अभी अपन लोग पढ़ेंगे जनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। उसको अपन लोग क्या करना है? पढ़ना है। तो अभी आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे सिर्फ समझिए कि जो एक कोशिकीय जीव में द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऐसे जीव अपनी प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर जीव द्रव्य की निरंतरता सुनिश्चित कर देता है। क्या करता है? ये अपने आप को दो संतति कोशिकाओं में बांट देता है तथा जीव द्रव्य को हमेशा उसी रूप में बनाए रखता है। ठीक है ना? द्रव्य की निरंतरता सुनिश्चित कर देता है, अर्थात ऐसे जीव मरते नहीं हैं, बल्कि संतति कोशिकाओं में बदल जाता है। ये क्या जाते हैं? संतति कोशिकाओं में बदल जाते हैं। ठीक है, अतः अमर कहलाते हैं। सीधी बात है भाई, ये तो मरा ही नहीं, अपने को क्या कर देता है? दो भागों में विभाजित कर देता है। और अपने जीव द्रव्य यानी कि उसमें अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है ना? तो उसको क्या लगता है? वो बनाए रखता है, उसका वो नाश नहीं होता है, वो बर्बाद नहीं होता है। ठीक है ना? अतः यह क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। एक कोशिकीय जीव में द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऐसे जीव अपनी प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर जीव द्रव्य की निरंतरता सुनिश्चित कर देता है, अर्थात ऐसे जीव मरते नहीं बल्कि संतति कोशिकाओं में बदल जाते हैं। अतः यह अमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतः यह अमर कहलाते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई? हालांकि इस चीज़ को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो को अटेंड करें, लेक्चर 1 वाले वीडियो को। ठीक है ना? ये लेक्चर 2 है। ठीक है ना? आप देखिए आगे लिखा हुआ है, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। जनन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो क्या कहा? जनन प्रक्रिया जो है दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन होता है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। समझ में आ रहा है ना? आप इस स्लाइड को उतार लीजिए ताकि हम आगे वाले स्लाइड पे आपको आगे पढ़ा सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने उस स्लाइड को उतार लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने पढ़ा है कि जनन की प्रक्रिया जो है दो प्रकार की होती है, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो हम पहले देखते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति यानी कि किसी छोटे जीव की उत्पत्ति, किसी छोटे बच्चे की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति यानी कि जन्म, उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यानी कि एक
जनक, देखिए होते दो जनक हैं मनुष्य में, कितने, जानवर में भी कितने, दो, कितने, दो, एक नर एक मादा, एक नर एक मादा। यहाँ बोल रहा है एकल जनक के द्वारा, यानी कि किसी एक जनक के द्वारा युग्मक, युग्मक गैमीड निर्माण की, युग्मक को ही गैमीड कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं, द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के, युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या बोल रहा है, ये वह उस मतलब ये है कि जब किसी संतति का जन्म एकल जीव से क्या होता हो, किसी एकल जीव से होता हो तथा इसमें युग्मकों की भागीदारी हो चाहे ना हो, इसमें जो होता है संतति की जन्म, ऐसे जन्म को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे जन्म को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जब संतति की उत्पत्ति, जब किसकी उत्पत्ति, संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि एक जनक द्वारा युग्मक, किसके, युग्मक निर्माण की भागीदारी, यानी कि युग्मक का निर्माण हुआ उसकी भागीदारी से साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में, यानी कि युग्मक हो चाहे ना हो, उसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन जो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि अलैंगिक जनन में युग्मक बनने के बाद हो सकता है या युग्मक नहीं बने फिर भी अलैंगिक जनन हो सकता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव ही जनन करते हैं, एकल जीव जनन होता है। क्या होता है, एकल जीव जनन होता है। इसमें दो जीव की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एक जनक की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इस विधि में, किस विधि में, अलैंगिक जनन की विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, किसकी रखती है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। किसमें, इस विधि में, अलैंगिक जनन में जो है एकल जीव, कोई एक जीव जो है आपका संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है यह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। कह रहा है इस लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है या जो संतति जन्म लेती है वह अपने जनक के समान और समरूप ही नहीं, एकदम समान होती है। यानी कि टोटल की टोटल टू कॉपी, मुंह कान जहने छियारल है वही छियारल आएगा। मतलब जैसा जनक वैसा सेम क्या होगा, आपका संतति भी पैदा होगी। किस जनन में, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में जैसा जनक वैसा ही क्या कहते हैं, उसका बच्चा भी होगा। जैसा माँ होगी वैसे ही बच्चा होगा, बाप नहीं, जैसा माँ होगा उसमें ही बच्चा होगा। और लैंगिक जनन में सिर्फ माता होती है, पिता नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है यह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, समरूप यानी कि जितना आकार उसका उतना आकार उतना ही नहीं, बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है, बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि भले उसका आकार कैसा भी हो, उसे मतलब नहीं, अगर सेम है तो त्रिभुज भी ये सेम है, ये त्रिभुज उस त्रिभुज के क्या है, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। जैसे कि मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, तो ये त्रिभुज है। इसी प्रकार से मैंने एक और त्रिभुज बनाया, एक और त्रिभुज बनाया, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज ही हैं, दोनों ही क्या हैं, त्रिभुज ही हैं। और दोनों का मुंह कान जैसे टेढ़ है वही ही टेढ़ है। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों भले ही आकार में बड़े हो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, समरूप हैं, मुंह कान जैसन है, सेम टू सेम है। क्या है, सेम टू सेम है। समझ में आ रहा है ना समरूप का मतलब। तो अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है यह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि जनक के समान होती है, एकदम समान होती है। जैसा जनक वैसा ही बचवा। समझ में आ गया ना। मतलब आपको नहीं बोले हैं, बचवा होगा। समझ में आ गया ना।
तो आप इस स्लाइड को उतार ले ताकि आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ कि आपने उस स्लाइड को उतार लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पत्ति हुई संतति अनुवांशिकी तथा आकारिकीय रूप से एक समान होती है तथा ऐसे जीवों के लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है कि अलैंगिक जनन से जो उत्पत्ति होती है किसकी भाई, संतति की, वो अनुवांशिकी रूप से, किस रूप से, अनुवांशिकी तथा आकारिकीय रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अनुवांशिकी तथा आकारिकीय रूप दोनों रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं तथा इस प्रकार के जीव को, ऐसे प्रकार के जीव को क्या कहा जाता है, क्लोन शब्द से क्या कहते हैं, शोभित किया जाता है, सुशोभित किया जाता है। क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जीव के लिए क्या किया जाता है, क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि अनुवांशिकी तथा आकारिकीय रूप से क्या हो, अपने जनक कोशिकाओं के जनक के समान हो। कैसे हो, जनक के समान हो, उनके लिए क्या कहा जाता है, क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि क्लोन शब्द किसके लिए यूज होता है तो आप क्या बोलिएगा, यदि जनक कोशिका के समान, क्या कहते हैं, जनक कोशिका के समान संतति कोशिका जिसकी अनुवांशिकी तथा आकारिकीय क्या हो, गुण समान हो, अनुवांशिकी तथा आकारिकीय रूप से क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्लोन शब्द से क्या किया जाता है, सुशोभित किया जाता है या क्लोन कहा जाता है, या उसे क्या कहते हैं, क्लोन शब्द क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एक जीव पादप तथा एकल जीव पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। यानी कि एकल जीव, जो पादप एकल जीव होंगे, एकल जीव यानी कि अकेले होंगे, जिसे किसी पुरुष पादप की जरूरत नहीं होगी, वह और तथा वह जीव जो एक अकेले जीव होंगे, यानी कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे जो, जैसे कि हमने कहा कि एकल जीव पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। क्या हुआ है, जीव आदि में पाया जाता है। परजीवी तथा एक केंद्रीय जीव प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, यानी जैसे कि प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है। क्या देती है, नए जीव को जन्म देती है। क्या लिखा मैंने, परजीवी तथा एक केंद्रीय जीव, यानी कि जिसके अंदर में एक केंद्र हो, केंद्रीय जीव प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, जैसे में क्या होता है, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक, केंद्रीय जीव में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। यानी कि वह जीव जिसमें जो एक केंद्रीय हो, वो क्या करती है, अपने आप को दो भागों में विभक्त कर करके क्या देती है, एक नई कोशिकाओं को जन्म देती है। अपने भागों में क्या करती है, विभक्त कर देती है, और एक नहीं दो नई कोशिकाओं को क्या करती है, दो नए जीव को क्या करती है, वो जन्म देती है। वही लिखा हुआ है, परजीवी तथा एक केंद्रीय जीव जिसमें एक केंद्र हो, जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में जनक कोशिका, जनक जो कोशिका माता होती है, दो भागों में विभक्त होकर जीवों को जन्म देती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है तथा छोटे छोटे जीवों को कहती है जन्म देती। अब कोई भी बड़ा चीज उसको दो भागों में करेंगे तो वो छोटा ही होगा ना जी, तो दो भागों में विभक्त होकर क्या कहती है, एक छोटे छोटे जीव को जन्म देती है। आशा करता हूँ आप इस स्लाइड को सही से समझ चुके होंगे, तो आप इस स्लाइड को उतार लीजिए। आगे है हमारा प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। अभी हमने पढ़ा था कि एक केंद्रीय जीव जैसे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये जब अपना विभाजन करके क्या करते हैं, जीवों का जनन करते हैं। ठीक है ना। तो इनमें जो विभाजन होता है ना, यह एक जो है जनन की क्रिया विधि है। इसका विभाजन ही क्या है, जनन का क्रिया है, जनन है। इसका क्या है, ये विभाजन करेगा यानी कि जनन हो गया, विभाजन क्या, जनन हो गया, विभाजन क्या, जनन हो गया, विभाजन क्या, जनन हो गया। ठीक है ना। विभाजन ही इसकी क्या है, क्रिया विधि है। तो प्रोटिस्टा, क्वेश्चन आ गया, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा की जो है
क्या कहते हैं, जनन प्रक्रिया क्या है, तो विभाजन ही जनन प्रक्रिया है या जनन विधि है, ठीक है ना। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय और एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। क्या होता है, तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि बहुत से एकल कोशिका जीव, यानी कि एक कोशिका वाले जीव जिसे हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, द्विखंडन से कौन खंडन से, द्विखंडन, यानी कि दो भागों में खंड करना, यानी कि दो भागों में बंटना, द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं, द्विखंडन से, मतलब दो भागों में बंटने के बाद क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, कौन, एकल जीव से। बहुत सारे एकल कोशिका जीव जो होते हैं द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब ये जो आता है जीव द्विखंडन से, तो उसमें कैसा होगा, एक कोशिका जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त यानी क्या, बट जाती है, विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में, यानी कि दो भाग हुआ तो ये भी भाग और ये भी भाग क्या होता है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तीव्रता से बड़ा होने लगता है, वयस्क के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। तीव्रता पूर्वक क्या हो जाता है, वृद्धि कर जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता, तेजी से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। और जैसे कि इसमें होगा अमीबा और पैरामीशियम। तो हमने क्या कहा, बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। हमने इससे पहले वाले वीडियो में दिखा रखा है कि अमीबा किस प्रकार से क्या होती है, अपना विभाजन करती है तथा वो फिर से क्या होती है, बड़ी होती है। आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड भी समझ में आया हुआ होगा। तो आप इस स्लाइड को जल्दी से जल्दी उतार ले। आपकी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चल रहा है, टेंशन नहीं लेने का। अमित है साथ, सबको देंगे मात, ठीक है ना। हाँ, आशा करता हूँ कि आपने उस स्लाइड को उतार लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं। इष्ट में द्विखंडन विधि से ही संतति उत्पन्न होती है, परंतु इसमें छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में तो जनन कोशिका से जुड़ी होती है और बाद में अलग होकर नए इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। क्या बोल रहा है, इष्ट में द्विखंडन, इष्ट में जो है द्विखंडन विधि, यानी समझ रहे हैं ना, हाँ, द्विखंडन विधि से ही संतति उत्पन्न होती है। कौन उत्पन्न होगी भैया, संतति उत्पन्न होती है। किस विधि से, द्विखंडन विधि से संतति उत्पन्न होती है, परंतु इसमें छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। अभी नहीं कि खुद को बांट देगा, समझे ना। इष्ट जो है खुद को बांटता नहीं है। इष्ट क्या है, इष्ट एक जीव है, काम खत्म। इष्ट क्या है, इष्ट एक जीव है, तो ये खुद को आधा आधा नहीं बांटेगा, समझ रहे ना। इसमें एक कलिकाएं मतलब साइड से छोड़ेगा, कली समझते हैं ना, कली छोड़ेगा साइड से, क्या होगा, पनके का, जैसे ठल्ली देखें, ठल्ली उस प्रकार से ठल्ली लगता है। आप लोग कांटा वाला देखेंगे, पौधा में एगो और कांटा वाला निकलता है, देखे ना, तो उस प्रकार से कली छोड़ता है। क्या छोड़ता है, कली। कौन छोड़ता है, कली उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में तो जनक से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, अब पेड़ का ठल्ली किससे जुड़ा होगा, मट्टी से, पेड़ से ही ना जुड़ा होगा जी, पेड़ का ठल्ली पेड़ से। तो इष्ट की जो कली है किससे जुड़ी होगी, इष्ट से। उस समय इष्ट क्या हो गई, जनक, क्या हो गई, जनक। तो इष्ट की जो कली है किससे जुड़ी हुई है, जनक इष्ट से। तो जनक से क्या होती है, जुड़ी होती है, और बाद में अलग हो जाती है। बाद में क्या होती है, वो अलग हो जाती है, अपने आप क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। बाद में अलग होकर नए इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है और नया इष्ट बन जाता है, और धीरे धीरे वो भी अपना जनन प्रक्रिया आगे बढ़ाने लगता है। फिर उसमें भी कली आएगी, फिर वो भी अलग हटेगा, फिर उसमें भी आएगी, फिर वो भी अलग हटेगा, फिर उसमें आएगी, फिर अलग हटेगा। समझ में आ रहा ना, इस इष्ट में किसके द्वारा,
जनन होती है तो बताइएगा इष्ट में पाए जाने वाले कली के द्वारा क्या होती है, इष्ट की प्रजनन होती है। तो इसमें भी द्वि खंडन होता है, दो भागों में बढ़ती है, लेकिन कि बीचे से काट देंगे यार, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बीचे से वो नहीं करता है, उसमें से एक कली निकलती है, वो कली क्या होती है, फिर उस इष्ट में से जनक कोशिका से अलग हो जाती है। उसी अलग कोशिका क्या कहते हैं, संतति कोशिका के, सॉरी संतति इष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, संतति इष्ट कहते हैं। और वही फिर इष्ट क्या होगी, परिपक्व होगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी, परिपक्व यानी कि क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और वो भी फिर निकालेगी कली, क्या निकालेगी, कली। कली निकालने के बाद फिर वो कली हट जाएगा, तो फिर वो संतति आ जाएगी, संतति इष्ट। इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए एक टॉपिक हमारा जनन में छूट गया था। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। जनन जो है, जनन की जो प्रक्रिया है प्रजातियों में, किसमें, जीवों में क्या करती है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी क्या करती है, ये जो है आपका एक बार दूसरी पीढ़ी में निरंतरता क्या होती है, बनाए रखते हैं। एक पीढ़ी मर गया दूसरा पीढ़ी है, फिर वो मर गया दूसरा है, वो मर गया फिर दूसरा है, वो मर गया दूसरा है, इस प्रकार से क्या होती है, चलती जाती है। आशा करता हूँ ये भी स्लाइड आपको समझ में आया होगा। इस स्लाइड को आप उतार ले।